नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी के इस विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम समाज के क्षेत्र में विशेष काम करने वाली कुछ शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जैसा कि आप तो रोजमर्रा के जीवन में हम देखते हैं कि कोई भी छोटी सी शारीरिक परेशानी हो तो हम तुरंत गली के मेडिकल शॉप में पहुंच जाते हैं, या थोड़े और ज़्यादा जागरूक लोग डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ से पैकेट में दवाइयाँ लेकर तुरंत रात भर में हमारी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। ये है एलोपैथिक इलाज, जो प्रचलित इलाज है। लेकिन उससे इतर भारत में प्राचीन वैद्य परंपरा एक समृद्ध परंपरा है। देश में वैसे भी बहुत से डॉक्टर हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के तहत धन्वंतरी सम्मान से सम्मानित डॉक्टर मनोज चौकसे बिलासपुर में वैद्यशाला नाम से ये अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, और आज हम उन्हीं से मिलने आए हैं वैद्य परंपरा के बारे में जानने के लिए और प्राचीन इलाज की जो परंपरा है उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस पद्धति के बारे में और जाने जी। उससे पहले कि जैसे घरों में पेरेंट्स जब बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए भेजते हैं, या बच्चे जो आगे की पढ़ाई करते हैं, तो बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे। जी। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई ये सोचे कि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर बनूंगा, या परिवार में ऐसी कम इच्छाएं देखने को मिलती हैं कि हम अपने बच्चे को आयुर्वेद का डॉक्टर बनाएंगे। जी। कैसे ये रुझान आपका हुआ, इस दिशा में कैसे आप बढ़े, कैसे आप आयुर्वेद को आपने कैसे चुना? उस समय आयुर्वेद से ज़्यादा परिचय नहीं था। पर जब फिर आयुर्वेद को हम लोग ने जब उन चिकित्सकों से मिले, जब जाने, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी फील्ड में रहना है तो उसमें अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे उसमें एक अच्छी मुकाम पे पहुंचे। तो बोले कि आयुर्वेद आने वाले समय में ये बहुत अच्छी मतलब पैथी होगी, जिसमें ये आपको यश भी दिलाएगी और समाज को आपके प्रति सेवा करने का जो आपको मौका है वो भी देगी। तो ये ऐसा करके हम लोग का एडमिशन हुआ आयुर्वेदिक कॉलेज में। फिर जब आयुर्वेदिक कॉलेज में गए तो वहाँ पे फिर पता चला कि यहाँ पे तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत तो बड़ा ही कठिन। आमतौर पे हम लोग की 10वीं के बाद संस्कृत बंद हो जाता है सब्जेक्ट में, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल वगैरह रहते हैं। तो संस्कृत में फिर श्लोक वगैरह भी याद करने पड़ेंगे। तो शुरू में तो ऐसा लगता था कि जैसे हम कहीं आके फंस गए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम लोग ने जानना चालू किया, जब शास्त्र पढ़ना चालू किए, आयुर्वेद शास्त्र है, शुरू में कुछ पदार्थ विज्ञान जैसे सब्जेक्ट हैं। पदार्थ विज्ञान में एक भाग जो रहता है वो दर्शन शास्त्र का रहता है। तो दर्शन शास्त्र एक फिलॉसफी जिसे अपन कहते हैं, फिलॉसफी बहुत गहन सब्जेक्ट है। फिलॉसफी मतलब समझना, मतलब उसमें आपकी जो नेत्र चक्षु हैं वो आपके खुल जाएंगे, ऐसा है। तो जब फिलॉसफी पढ़ना चालू किए तो उसमें बहुत सारे दर्शन शास्त्रों के बारे में पढ़े, उनके जो बताए हुए सिद्धांत हैं उनका हम लोग ने अनुसरण किया। फिर पंच महाभूत हैं, त्रिदोष हैं, काल हैं, दिशाएं हैं, ये सब हम लोग को पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाना चालू किए। तो उस समय चिकित्सा से जुड़े हुए तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, शरीर रचना शास्त्र और शारीरिक क्रिया, ये 2 ही सब्जेक्ट थे। पर साथ में उसमें अष्टांग हृदय जैसे शास्त्र आए। तो जब ये पढ़ना चालू किए तो धीरे धीरे उसमें जिज्ञासा बढ़ती गई, रुचि आने लगी। और जब रुचि आने लग गई तो फिर हम लोग ने सोचा कि इसमें आगे चल के और क्या क्या कर सकते हैं, वैद्य कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेद चिकित्सक क्या क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब सेकेंड ईयर आया तो ये द्रव्य गुण करके एक सब्जेक्ट आ गया। द्रव्य गुण में करीबन 300-350 पौधों के बारे में हम लोग को जानने की वो थी। आपको 350 पौधों के बारे में आपको जानना है, समझना है, उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक, उनका कैसे कार्य करने की क्रियाएं होती है, ये सब हम लोग को पढ़ाना चालू किए। उसी समय रस क्रिया और भेषज कल्पना जैसे सब्जेक्ट आए। साथ में हमारा रोग निदान सब्जेक्ट आया,
तो सेकंड और थर्ड ईयर से जब रोग निदान आया, द्रव्य गुण आए, रस शास्त्र आए, तो फिर रुचि हमारी आयुर्वेद में बढ़ती गई। और जब रुचि आने लगी तो फिर मजा भी आने लग गया। हम लोग ने आसपास मरीज खोजना चालू कर दिया। मरीज खोजे तो फिर पता चला कि अरे ये दवाई देने से ये सर्दी ठीक हो जाती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया मन में, क्योंकि वो तो विद्यार्थी जीवन था। तो धीरे 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 ऐसा करके फिर रुचि पैदा हुई। और जब ग्रामीण अंचलों में जो परंपरागत जो चिकित्सक हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो वैद्य होते हैं गांव में, उनसे जब मिलने लग गए, तो उन्होंने जब औषधियों का जो प्रायोगिक ज्ञान उनसे मिलना चालू हुआ, तब फिर लगा कि नहीं, आयुर्वेद से अच्छा चिकित्सा शास्त्र तो हो ही नहीं सकता। फिर जो तन्मयता उसमें आई है, तो फिर आज तक ईश्वर की कृपा से वो कभी पीछे नहीं हम लोग। ये कितने सालों की पढ़ाई होती है सर? जैसे मेडिकल की पढ़ाई लोगों को पता है कि इतने साल की है, वैद्य परंपरा में कितने साल की पढ़ाई होती है? आयुर्वेद की भी जो पढ़ाई होती है, ये बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के नाम से भारत सरकार जो कोर्स कराती है, ये 4.5 साल का कोर्स होता है। और साथ में 1 साल का इसमें इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको कुछ समय आयुर्वेदिक और कुछ समय एलोपैथिक की जो बुनियादी चिकित्सा है वो सिखाई जाती है। तो 4.5 + 1 5.5 साल का ये कोर्स होता है। एलोपैथी में और आयुर्वेद चिकित्सा में मूल क्या अंतर है? दोनों में है तो दोनों चिकित्सा के साधन ही, लेकिन मूल दोनों में फर्क क्या है? आयुर्वेद में और एलोपैथिक चिकित्सा में दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, एलोपैथिक चिकित्सा जो होती है, उसका जो मेन मोटो जो है, जो उनका प्रिंसिपल सिद्धांत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो वो मानते हैं। वहीं पर आयुर्वेदिक जो है, वो शरीर के वात, पित्त और कफ को साम्य अवस्था रखने में जोर देता है। त्रिदोष जिसे कहते हैं। तो त्रिदोष जो होते हैं, ये शरीर में वात, पित्त, कफ होते हैं। और सत्व, रज और तम, ये 3 और दोष माने गए हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, सम दोषा सम अग्निश्चा, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मे इंद्रिया, मना स्वस्थ विधीयते। जब आपके त्रिदोष साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब वात, पित्त, कफ साम्य अवस्था में रहेंगे, जब आपके सत्व, रज और तम में साम्य अवस्था में रहेंगे, तो इससे शरीर और मन दोनों जो है वो आपका स्थिर रहेगा। फिर सम अग्निश्चा, शरीर में 13 प्रकार की अग्नि मानी गई है, जिसमें 5 महाभूत की पंच महाभूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 पाचक अग्नि, जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं। ये जब 13 अग्नियां बैलेंस रहेंगी, सम धातु मल क्रिया मतलब जो त्रिमल है, स्वेद, मल पुरुष और मूत्र पुरुष और स्वेद, पसीना है, मूत्र है और मल है, ये जो 3 मल माने गए, ये जब प्रॉपर शरीर से बाहर निकलते रहेंगे, शरीर की पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये जब बैलेंस रहेगी, मन चंचल रहेगा, मतलब मन जो रहेगा वो स्थिर रहेगा, तब शरीर में स्वस्थ की ये परिभाषा बोली गई है। कोई खास इलाज यहाँ आपके हॉस्पिटल में होता होगा जिसके लिए दूर दूर से लोग आते होंगे? हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे जैसे लकवा है, लकवा का, वात रोग है तो वात रोग में लकवा है, कंपवात है, घुटने के दर्द हैं जिनको जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग कहते हैं आमतौर पे, एक उम्र के बाद घुटनों में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है। सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है, मतलब गर्दन में C5, C6, C6, C7 के बीच में नसें दबना चालू होती है, या L4, L5 के बीच में नसें दबती हैं, जिसको आमतौर पे साइटिका या स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां कहते हैं। त्वचा रोग है, कुछ सोराइसिस है, आर्टिकेरिया जो शरीर में चकत्ते हो जाते हैं, तो इस टाइप के रोगों में भी पंचकर्म हम लोग कराते हैं। और मुख्यतः जो जीर्ण व्याधियां हैं, जीर्ण व्याधियां मतलब जो पुरानी व्याधियां हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, तो उसमें पंचकर्म जो विधा है वो बहुत ज्यादा कारगर मानी गई है। जैसे किसी एक ऑपरेशन के बारे में अभी आप बता रहे थे जो बहुत सफल ऑपरेशन है यहाँ का, तो जहाँ पे मल द्वार के जहाँ रोग होते हैं, जहाँ पे पाइल्स, फीशर और फिस्टुला मतलब बवासीर, मल द्वार का छिल जाना और भगंदर जैसे गंभीर व्याधियां होती हैं, जिसके कारण मल का निकलना बाधित हो जाता है, मल त्याग करने में मोशन नहीं हो पाता, जिसके कारण मरीजों को पेट भारी रखना, गैस बनना, पेट फूलना, पेट में जलन, मल द्वार से रक्त आना, मल द्वार से कई बार मल द्वार के आसपास के क्षेत्रों में सूजन आना, या मल द्वार के आसपास के क्षेत्रों में मवाद बनना, ऐसे जो लक्षण होते हैं
जिसे मल द्वार के गंभीर रोग मानते हैं, तो उसमें क्षार सूत्र नाम की एक चिकित्सा हम लोग करते हैं। और क्षार सूत्र चिकित्सा ये हजारों साल पुरानी चिकित्सा है। महर्षि सुश्रुत ने एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया बताई थी, जिसके द्वारा चिरचिरे की भस्म, ये एक पौधा है ठूहर, ठूहर का दूध और हल्दी, इन तीनों को मिला के एक लेप बनाया जाता है और एक धागे में लेके उसकी लेप लगाई जाती है करीबन 21 बार। तो वो धागा जो तैयार होता है उसको क्षार सूत्र कहते हैं। क्षार सूत्र का अर्थ है ये क्षारी गुणों से रहता है, विभूषित रहता है। ये जब वो मल द्वार के मस्सों में बांधते हैं तो मस्सा अपने आप झड़ के कुछ दिनों में गिर जाता है। और इसी क्षार सूत्र के द्वारा भगंदर की जो नली होती है, जब उसे ये डाला जाता है तो नली से व्रण रोपण का कार्य होता है और जो जटिल बीमारियां हैं मल द्वार की वो ठीक होती है। हमारे हॉस्पिटल में और क्या क्या चीजें हैं जो सुविधाएं लोगों को मिल सकती हैं बिलासपुर में या प्रदेश के लोगों को, कोई विशेष चीज? अक्सर आपने देखा होगा मोटापा है, मधुमेह है और बालों के झड़ना है, तो इन सब में भी पंचकर्म कराया जाता है। मोटापे में हमारे यहाँ उद्वर्तन करके एक चिकित्सा प्रदान की जाती है। उद्वर्तन चूर्ण मसाज के नाम से प्रचलित है। इसके द्वारा शरीर की जो शरीर में जो चर्बी की परत जमती है उसको धीरे धीरे करके पंचकर्म के द्वारा उसको पिघलाया जाता है। अच्छा, ऐसा है। और जठराग्नि को उससे अपतर्पण चिकित्सा देके उसको कंट्रोल में किया जाता है, क्योंकि जो मोटा व्यक्ति, स्थौल्य व्यक्ति होता है तो उसकी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त हो जाती है, उसे बार बार भोजन की लालसा होने लगती है। जठराग्नि को थोड़ा सामान्य शब्दों में समझाइए ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें। भूख बढ़ने का कारण है क्या वो? जठराग्नि मतलब जठर की अग्नि, जठर मतलब पेट। जठराग्नि को हमारे यहाँ सामान्य भाषा में पाचक अग्नि कह सकते हैं या डाइजेस्टिव पावर इसे कह सकते हैं। कि जब जो पाचन क्रिया है, हमारे यहाँ 4 प्रकार की अग्नि माना गया है, सम अग्नि, विषम अग्नि, मंद अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि। तो आमतौर पे जो मोटापे से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, रोगी होते हैं, तो मोटापे में जो अग्नि होती है, जो पाचने की शक्ति, वो बहुत तीव्र हो जाती है, तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है। तो जो व्यक्ति स्थौल्य से ग्रसित है उनको बार बार भूख लगती है थोड़े थोड़े देर में, तो उनको तीव्र लालसा होती है बार बार भोजन की। और जब भोजन ओवर ईटिंग होती है, जब ज्यादा मात्रा में भोजन का सेवन होगा तो ज्यादा पोषण रस की प्राप्ति होगी, शरीर में रक्त ज्यादा बनेगा, तो इसके कारण फिर मोटापा बढ़ता है। तो शास्त्रों में उसमें अपतर्पण चिकित्सा बताया गया है। अपतर्पण चिकित्सा में गुरु आहार दिया जाता है, ऐसे भोजन दिया जाता है जिसका दीर्घकाली पाचन हो। तो आयुर्वेद बहुत ही सामान्य, साधारण और अपनाने वाली शैली है। मतलब ये इसमें कठिनाई ऐसी तो कोई चीज नहीं है, बल्कि आज हम छोटे छोटे सुधार करके बहुत सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जो गंभीर दिनचर्या वाले रोग हैं, आप देखेंगे कि आज के समय में अनिद्रा ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तनाव ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पाचन क्रिया विकृत होना ये बहुत ही, तो इनको दिनचर्या को हम ठीक करके, कुछ परहेज करके हम जीवन शैली में रोग से मुक्त हो सकते हैं। हमारी जीवन शैली का भी आयुर्वेद में, इस इलाज पद्धति में कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्या? जैसे हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है आजकल के लोगों का, हम देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, हमारे खाने का कोई शेड्यूल नहीं, इसका भी असर पड़ता है क्या इलाज में? हाँ, उसका बहुत असर पड़ता है। आयुर्वेद में किसी भी रोग की चिकित्सा, या आमतौर पे उन्होंने बोला है शास्त्रों में कि आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या ही सुधारनी पड़ेगी, आपको निदान परिवर्जन करना पड़ेगा। आप अगर अच्छी दिनचर्या रखते हैं तो आप रोग से ग्रसित ही नहीं होंगे। आपको भोजन करने का समय, किस ऋतु में कितनी मात्रा में भोजन करना है, इसका ज्ञान तो जानना बहुत जरूरी है। निकट के हमारे 5-6 राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, और मेरे ख्याल से शायद पश्चिम बंगाल भी है। तो वहाँ भी जो शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों और माननीयों के लिए प्राइवेट में किसी हॉस्पिटल में ये मान्यता नहीं है। ये तो जो शासकीय कर्मचारी हो गए, जो प्राइवेट व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ इम्पेनलमेंट हमारे कुछ हॉस्पिटल से हो रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और NABH हम लोग ला रहे हैं जल्दी। तो उसके बाद कैशलेस भी हमारे यहाँ चालू होगा,
और आज के डेट में अभी रिएम्बर्समेंट की हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा हमारे यहाँ चालू हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग सबसे पहले त्वरित इलाज पा लेना चाहते हैं क्योंकि समस्या उनकी बढ़ी हुई होती है, बुखार है या कोई और समस्या है, त्वरित इलाज उनको चाहिए होता है। हमने ये सुना है कि आयुर्वेद का जो इलाज है वो थोड़ा धीरे से असर दिखाता है, तो पहले आदमी कहाँ जाए? जिसको कोई समस्या हो तो पहले वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए या एलोपैथी के पास जाए? और क्या एलोपैथिक इलाज के साथ आयुर्वेदिक इलाज भी कंटिन्यू किया जा सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि मरीज को किस टाइप के रोग हैं। अगर मान लीजिए आज के डेट में कहीं कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई आपातकालीन चिकित्सा है, तो हम तो आज की डेट में ये कहेंगे कि उसे सबसे पहले एलोपैथिक ही प्रेफर करना चाहिए। पर जहाँ पे आकस्मिक बाधा नहीं आई हुई है, तो वहाँ पे चाहे वो नवीन व्याधियां हैं, चाहे जीर्ण व्याधियां हैं, पुरानी बीमारियां हैं, तो उसमें उन्हें कोशिश करना चाहिए कि आयुर्वेद के द्वारा पहले समझें कि किस टाइप के रोग हैं और उसका फिर चिकित्सा करनी चाहिए। तो दोनों पद्धतियां साथ में चल सकती हैं? हाँ, दोनों पद्धतियां। मतलब अगर किसी को लगे कि त्वरित उसको समाधान मिल गया है, राहत मिल गई है, लेकिन अब उसकी इच्छा हो कि एक स्थायी इलाज की तरफ जाया जाए, तो एलोपैथी दवाई के साथ ये इलाज भी कंटिन्यू किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांत में ये भी है कि आयुर्वेद ये रोगों के मूल कारण पे काम करती है, ये लाक्षणिक चिकित्सा नहीं होती। तो चिकित्सा का हो सकता है कि जो असर है वो कुछ दिन के बाद आए, लेकिन चिकित्सा जो है वो आपको स्थायी इलाज देगी। और जैसा हमने अक्सर सुना है और हम रिपोर्ट्स में देखते भी हैं कि बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। जी। आयुर्वेद में कुछ ऐसा आपने कभी देखा या आयुर्वेद की किसी दवा का साइड इफेक्ट हुआ हो? देखिए, अगर हम उचित चिकित्सा परामर्श जो है किसी आयुर्वेद चिकित्सक से लेके प्राप्त करके अगर हम चिकित्सा करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि कोई भी साइड इफेक्ट की संभावना नहीं होती। डॉक्टर साहब, क्या आपके नज़र में कोई ऐसा, आपने जब से आप इतने सालों से इलाज कर रहे हैं, कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मरीज जो बहुत ही खराब हालत में आया हो या किसी असाध्य बीमारी के साथ आया हो और उसको बहुत लाभ हुआ हो? कोई ऐसी कहानी आपके पास तो बहुत सारी, कोई एक कहानी आप बताना चाहें? कोविड के समय में हमारे पास एक पेशेंट आए थे, वो करीबन 87 साल के, अब तक के सबसे जिसके उम्र दराज व्यक्ति हम कह सकते हैं, उम्र दराज व्यक्ति थे जो लकवा से ग्रसित थे। उनके पुत्र ने उनकी लाके यहाँ पे पंचकर्म के लिए जानकारी प्राप्त की, उनका चिकित्सा चालू किया। और वो एक ऐसा केस था कि 85-87 साल की उम्र में जो व्यक्ति करीबन 3 सालों से बेड रिडन था, जो बिस्तर पे आश्रित था, वो व्यक्ति उठ के चल के उन्होंने करीबन 20-25 दिनों में ही उन्होंने चलना फिरना सब चालू कर दिया। तो एक बहुत अच्छा केस है। एक परिवार है जिनके करीबन 13 सालों से बच्चे नहीं थे, वो रहने वाले मुंगेली के हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ शिक्षक हैं और धमतरी में पोस्टेड है, नगरी से आवा में। वो दोनों बच्चों के लिए मतलब दोनों जो कपल हैं उनका हम लोग ने उत्तर बस्ती करके एक आयुर्वेद की विधा है, उसमें ये चिकित्सा करवाई और उनको ट्विंस बेबी 2 बच्चे प्राप्त हुए। अच्छा। और वो बहुत अच्छा केस था क्योंकि 13 साल के बाद उनको संतानें प्राप्त हुई थी। तो इनफर्टिलिटी में भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा है। एक सज्जन थे, उनके बाल नहीं थे, तो उसमें हम लोग ने लीच थेरेपी कराई थी और लीच थेरेपी के बाद वो बड़ा ही निराश थे जीवन से, मतलब बहुत टूट चुके थे। उन्होंने बहुत सारी जगह इलाज प्राप्त किया था लेकिन उन्हें फायदा नहीं हो रहा था। तो वो भी एक बहुत अच्छा केस था। उनको फिर बाल आना चालू हुए, उसमें लीच लगा के हम लोग ने चिकित्सा की। अच्छा। और वहाँ पे हेयर ग्रोथ आई, तो वो भी एक बहुत अच्छा केस था। छोटी छोटी बीमारियों के लिए क्या कुछ घरेलू नुस्खे आप बता सकते हैं जो घरों में लोग इस्तेमाल करें और उनका थोड़ा विश्वास बढ़े कि आयुर्वेद की तरफ वो मूव करें? कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं क्या दर्शकों के लिए? हमारे यहाँ जैसे हम लोग आमतौर पे जो सर्दी खांसी होती है, तो सर्दी खांसियों में हम अदरक जो है हमारे यहाँ उसको सौंठ या तो सौंठ चूर्ण ले सकते हैं या अदरक का स्वरस निकाल लें। स्वरस निकाल के उसमें थोड़ी सी मात्रा शहद की डाल लें
थोड़ी पीपर, थोड़ी काली मिर्च ले सकते हैं और उसमें थोड़ी सी मधु की मात्रा मिला लें। अगर मरीज डायबिटिक है तो मधु की मात्रा को कम रखा जा सकता है और इसका सेवन 2 या 3 बार करेंगे तो सर्दी खांसी में जरूर जल्दी लाभ मिलेगा। दूसरा, जैसे अगर मरीज ज्वर से ग्रसित है तो चिरायते जैसे छोटे जो पौधे होते हैं, छोटे, इन्हें हम गमले में रख सकते हैं। गिलोय अपन आमतौर पे देखा होगा कि लोगों ने घर घर आजकल लगाना शुरू किया है। तो गिलोय का स्वरस निकाल के उसकी जो पंचांग होते हैं उसका स्वरस हम दे सकते हैं और चिरायता का थोड़ा सा काढ़ा बना के दे दें तो जो मौसमी जो बुखार हैं, जहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है तो वहां पे अपन फायदा प्राप्त कर सकते हैं। जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको भुई आंवला के छोटे पौधे होते हैं, भुई आंवला के छोटे से पौधे का रस निकाल के उसमें थोड़ी सी अपन चिरायता का काढ़ा मिला दें और उसको साथ में दे सकते हैं तो इसमें फायदा हो जाएगा। संतान प्राप्ति के बाद यदि दुग्ध नहीं बन पाता तो उनको सतावर की मूल दे सकते हैं, सतावर की मूल का चूर्ण दे सकते हैं जिससे उनमें स्तन्य की वृद्धि होती है और दुग्ध स्राव चालू होता है। लगभग बीमारियों में आयुर्वेद काम करता है। जी जी। एलोपैथिक इलाज तो बहुत महंगा है जी लोगों के लिए। जी। आयुर्वेदिक इलाज की क्या स्थिति है? क्या ये भी खर्चीला इलाज है या लोगों की जेब को भी ख्याल रखता है? आयुर्वेद अगर खर्चे की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद बहुत ही सस्ता इलाज है। आपको बस ये है कि उचित परामर्श प्राप्त होना चाहिए और हमारे यहाँ जो काष्ठ औषधियाँ हैं, जो पेड़ पौधों से मिलने वाली औषधियाँ हैं, वो तो बहुत ही सरल, आसानी से, सुलभता से उपलब्ध होने वाली और सिंपल कम खर्चे में आपको प्राप्त हो सकते हैं। आयुर्वेद में एक भाग जो है वो रस औषधियों का है। जो गंभीर बीमारियां हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं उसमें स्वर्ण है, लौह है, अबरक है, नाग भस्म है, वंग भस्म है। तो जो मिनरल्स वाली औषधियां हैं, जो मेटल्स की जो भस्में हैं, चूंकि उनको बनाने में उसमें कंपनियों को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है तो वो दवाइयाँ थोड़ी महंगी है। पर काष्ठ औषधियाँ तो सरल है, सुलभ है और सस्ती है। तो आयुर्वेद लोगों की जेब पर भी भारी नहीं है और स्थायी इलाज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं और आयुर्वेद में अलग अलग तरीके हैं इलाज के। हम सिर्फ नुस्खे ही जानने लग जाएं तो एक एपिसोड निकल जाएगा। जी जी। लेकिन हमारे समय की एक सीमा है तो हम अपनी बातचीत को फिर से जारी रखेंगे और अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। जाते जाते एक आखिरी प्रश्न, आयुर्वेद का प्रचलन बढ़े उसके लिए आपके क्या विचार हैं कि ऐसा क्या किया जाए, लोगों को ऐसी क्या बात समझाई जाए कि वो फिर से अपनी प्राचीन पद्धति की तरफ लौटें, उनका विश्वास बढ़े? इसके बारे में बताएं। कि हाँ, हम बिल्कुल छोटे छोटे बदलाव करके, छोटे छोटे हम अगर मान लीजिए हम जीवन शैली में बदलाव करें, उचित खान पीन करें और समय विशेष कि भोजन का समय हम ध्यान कर लें तो बहुत सारे जो चय अपचय जन जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एक और बात है कि जैसे अब हम एडल्ट्रेशन को तो नहीं रोक सकते, जो मिलावट हो रही है भोजन में मिलावट, लेकिन हमारे यहाँ रसायन चिकित्सा बोला गया है तो रसायन के सेवन के द्वारा जो शरीर में विषाक्त तत्व जाने या अनजाने में हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो वो फेगोसिटिक एक्शन, मतलब समझ लीजिए कि उसको शरीर से बाहर निकाल के शरीर को शोधन करने का काम हमारे रसायन करते हैं। तो च्यवनप्राश आदि जो रसायन है इनका नियमित यदि हम सेवन करें तो उससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने विस्तार से बहुत सारी जानकारियां दी कि आयुर्वेद चिकित्सा क्या है, पंचकर्म क्या है, त्रिदोष क्या है, कैसे एलोपैथी के साथ आयुर्वेद का भी इलाज जारी रखा जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी समझ में आई कि आयुर्वेदिक इलाज में खुद को संयमित रखना एक बहुत महत्वपूर्ण इलाज का हिस्सा है। अपने ऊपर भी अपनी दिनचर्या को भी ठीक करना पड़ेगा, अपने खान पान के समय, सोने उठने के समय आदि जैसी छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इलाज असरदार होगा। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी?
आप कमेंट करके हमें बताएं। आप अगर चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से हम आगे भी बातचीत करें और किन विषयों पे बातचीत करें, अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और लोगों से आने वाले एपिसोड्स में आपकी मुलाकात करवाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतनी सारी जानकारियां दी। आप दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।